चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई, शेयर मोर। ठंडी जो लगना था वो सुबह लग गई है, अभी तो फिलहाल नहीं लग रही है। आइए, तो आज आप शुरू करेंगे मेरे साथ सीटेट का जो है 6 to 8 ज्योग्राफी का। तो क्वेश्चन नंबर पहले का सही जवाब देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उष्ण घास मैदान का उदाहरण है। आपने पढ़ा होगा स्टेपी, सवाना, प्रेरीज या इनमें से कोई नहीं। खटाखट जल्दी से सही जवाब देंगे भाई, खटाखट जल्दी से सही जवाब देंगे। वेरी गुड। आइए, बहुत लोग बता रहे हैं बी होगा, कुछ लोग बता रहे हैं सी होगा। आइए इसको समझते हैं। देखिए, जब हम लोग सवाना घास स्थल की बात करते हैं डियर, तो आप जानते हैं कि ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी जैसे स्ट्रक्चर है जो मैं मार्कर से बना रहा हूं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, आपकी इक्वेटर 0 डिग्री हो जाता है और 0 डिग्री के नजदीक, 0 डिग्री के नजदीक ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक शब्द पकड़िएगा डियर। ये जो उष्ण है ना, उष्ण का मतलब ही होता है क्या, बताइए, गर्म। उष्ण का मतलब होता है डियर गर्म। अब समझ में आया कि गर्म घास मैदान क्या होता है। तो उष्ण के पास जो हम सबसे पहला जो घास मैदान विकसित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कौन सा, बताइए, सवाना। कौन कहेंगे, सवाना। सवाना के ऊपर ध्यान दीजिएगा, सवाना ये जो रहता है ये आपका सवाना, ये 10 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच होता है। 10 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच होता है। इसके ऊपर जैसे ही हम जाएंगे सवाना के ऊपर ध्रुवों की तरफ, तो ये आएगा आपको कौन सा, बताइए, स्टेपी। स्टेपी घास स्थल आता है। और स्टेपी के ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा प्रेरीज तुल्य। प्रेरीज आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका में है, स्टेपी आपका यूरेशिया में है, और सवाना बेसिकली मुख्य रूप से कहां पर पाया जाता है डियर स्टूडेंट्स, अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले घास स्थल को क्या कहते हैं, जो है सवाना कहते हैं। क्योंकि सवाना जो है ये भूमध्य रेखा के नजदीक है और आप जानते हैं भूमध्य रेखा का मौसम गर्म होता है, इसलिए सवाना घास का मैदान क्या हो जाएगा, गर्म या उष्ण हो जाएगा। गर्म या उष्ण हो जाएगा। ऊपर जब हम जाएंगे तो स्टेपी उपोष्ण होता है, और जबकि प्रेरीज कैसा होता है डियर, शीतोष्ण होता है। प्रेरीज कैसा होता है, यह आपका होता है शीतोष्ण घास स्थल, और ये होता है आपका उपोष्ण घास स्थल, सब ट्रॉपिकल, राइट ना। तो जिन लोगों ने इसका उष्ण का जो है ऑप्शन नंबर बी बताया है, क्या ऑप्शन नंबर बी सवाना घास स्थल, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट ना। आइए, वेरी गुड। तो इसका सही जवाब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, बी होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू जितने लोग नए जो लोग जुड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन को जवाब देंगे। कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और ध्रुवीय वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। फिर से देखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट पे वही वाला क्वेश्चन आ गया है। उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो पोलर है उसके बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं। क्या उष्ण कटिबंध कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं, शीतोष्ण कहते हैं, या फिर ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर इसका सही जवाब देंगे। बिल्कुल मैं ठीक हूं भाई, मैं भी कहीं था ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन ब्रांचेस में, ऑफलाइन क्लासेस में बिजी था। खैर, अब आप लोग के लिए आ गया हूं शानदार सीटेट का सीरीज कराने। कौन सा, ज्योग्राफी का। इसको कंटिन्यू आप करते रहिए और खटाखट जवाब देते रहिए, बाकी की बातें बाद में होती रहेंगी। चलिए, टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही जवाब देंगे। खटाखट क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही जवाब देंगे। आइए, कह रहा कि उत्तरी गोलार्ध में, ये जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ये फिर से आपका बन गया है पृथ्वी, और ये आपका हो गया है क्या, बताइए, 0 डिग्री। इसको आप बोलते हैं क्या, नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि कर्क रेखा, अब इसमें कर्क रेखा बना लीजिए। इसमें आप जब कर्क रेखा बनाएंगे, ये हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और क्या बोल रहे हैं कि ध्रुवी वृत्त, ये ध्रुवी वृत्त इसके बीच में आप बना लीजिए, ध्रुवी वृत्त हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसके बीच वाले भाग को, दैट मीन्स इस वाले भाग को क्या बोलते हैं। आप जानते हैं डियर कि 0 से कर्क रेखा तक के बीच को, इस वाले को आप बोलते हैं कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को, दैट मीन्स कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के क्षेत्र को, इसको आप क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन, या क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या, उष्ण कटिबंध कहते हैं, राइट ना, उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण के ऊपर जाएंगे तो आएगा आपका उपोष्ण। लेकिन जब भी पूछेगा, इसमें देखिए उपोष्ण का ये ऑप्शन नहीं है, शीत है। शीत मतलब पोलर जोन, ये वाला हिस्सा पूरा कहलाता है क्या, शीत कहलाता है। उष्ण हो गया, शीत हो गया। अब शीत और उष्ण के बीच में जो आएगा उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप बोलेंगे डियर स्टूडेंट शीतोष्ण। दैट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रा बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने सी बताया है बहुत सही, वेरी गुड, बहुत लोगों ने बताया है। चलिए,
वेरी गुड भाई, बिल्कुल। यहाँ पे मुकेश शर्मा का आया है राम सर के। अच्छा, वीडियो को शेयर कर दे। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर बटन दबाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा कि जिस सागरीय क्षेत्र के महासागरीय जलधाराएं आपस में मिलती हैं वह क्षेत्र प्रसिद्ध है। किसके लिए? कह रहा है महासागरीय जलधाराएं जहां पर मिलती है, एक धारा इधर से एक धारा इधर से, जहां पर दोनों मिलेगी उसे क्या कहेंगे आपको बताना है। क्या वेल के भोजन के लिए वह स्थान प्रसिद्ध होता है, मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है, या फिर उच्च ज्वार के लिए, हाई टाइड के लिए जो है प्रसिद्ध है, या फिर ये सभी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर तीसरे को बड़े ध्यान से पढ़िएगा डियर स्टूडेंट्स। कह रहा है जिस सागरीय क्षेत्र के महासागरीय ओशियन करंट्स, महासागरीय धाराएं आपस में मिलती हैं वह क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध होता है? खटाखट जवाब देंगे, खटाखट जरा जवाब देंगे खटाखट भाई। चलिए, आप जानते हैं कि दो तरीके की जो धाराएं होती हैं, दो तरीके की होती हैं। एक होती है ठंडी जलधारा और दूसरी होती है, क्या बताइए भाई, गर्म जलधारा। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि जो जलधारा 0 डिग्री के मतलब ये गर्म होती है, आप जानते हैं इसके आसपास जो जलधाराएं निकलेंगी उसे क्या बोलेंगे, वह कैसी होगी, वह गर्म होगी। और जो ध्रुवों की तरफ से निकलेगी वह क्या होंगी बताइए, ठंडी होगी। दो प्रकार की होती है जलधाराएं। जहां पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं, जस्ट लाइक इधर से एक धारा निकलती है, कौन सा बताइए, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, और इधर से कौन आती है, लेब्राडोर की जलधारा। यहां से आप जानते हैं कि लेब्राडोर कैसी है, ठंडी, लेब्राडोर ठंडी है। और गल्फ स्ट्रीम की कैसी है भाई, गल्फ स्ट्रीम की कैसी है, गर्म है। और जहां पर एक तरफ से आती है क्या बोलिए, ठंडी, और दूसरी तरफ से आती है कौन बताइए, गर्म, तो वहां पर मछलियां ज्यादा पाई जाती हैं। और इसे क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं बैंक। इस वाले स्थान को बोलते हैं बैंक। और यहां पर अधिक मात्रा में क्या होता है, मछली उत्पादन, जिसे मत्स्य उत्पादन कहते हैं, मछली उत्पादन होता है। क्या होता है, मछली उत्पादन होता है। जैसे कि जहां पर ये दोनों मिलते हैं इसको बोलते हैं क्या, ग्रांट बैंक। क्या, ग्रांट बैंक बोलते हैं। ऐसे उत्तरी सागर में मिलता है जो आपका, उसे बोलते हैं क्या बताइए, डागर बैंक। और जापान के उत्तरी तट पर जो बनता है उसे बोलते हैं जापान का उत्तरी तट बैंक। तो महासागरीय जलधाराएं जहां पर ठंडी और गर्म मिलती है वहां हमेशा और हमेशा कौन आएंगी, मछली उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न यह है कि वहां पर मछली ही क्यों पाई जाती है, क्योंकि जो है ठंडे स्थान में रहने वाली मछली गर्म की तलाश में आगे बढ़ती है, और गर्म में रहने वाली मछली ठंडी की तलाश में आगे बढ़ती है। और एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर दोनों जलधाराएं मिलती है, तो यहां सिर्फ मछली पाई जाती है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर। वेरी गुड। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब देंगे। ये आ गया, कह रहा है कि विषुव क्या है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब देंगे, विषुव क्या है। विषुव बोले तो इसे बोलते हैं क्या, इक्वाइनॉक्स। क्या बोलते हैं डियर, इसे बोलते हैं इक्वाइनॉक्स। नाउ टेल मी व्हाट इज इक्वाइनॉक्स, या विषुव क्या है। कह रहा कि दो ग्रहों के बीच की गति है क्या, उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली क्या पवन है, हवा है क्या, दिन और रात बराबर होने की घटना है क्या, या अटलांटिक महासागर के चक्रवात को विषुव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब जल्दी से देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब देंगे जल्दी से खटाखट। और इसका सही जवाब आने वाला है, बहुत लोग बता रहे हैं बी। चलिए, साइंस की क्लास भी चलेगी, रश्मि शर्मा साइंस की भी क्लास चलेगी। इसका सही जवाब आप जानते हैं क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रा फिर से हो जाएगा। बिकॉज ऑफ आप जानते हैं कि जब भी यहां पर देख लीजिए, ये आपका फिर से हो गया, और ये हो गया आपका इक्वेटर, बोले तो ध्रुव हो गया। जब सूर्य विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकेगा इस पे, तो उत्तरी गोलार्ध में माने कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में यहां पर दिन और रात बराबर होगा। और जब यहां पर दिन जितने घंटे की, दिन उतने घंटे की, रात उतने घंटे की तो रात उतने घंटे की, दिन और रात बराबर होने की घटना को कहते हैं विषुव या इक्वाइनॉक्स। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है, वेरी गुड, बहुत सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कह रहा है कि सुशीमा की जलधारा किस महासागर में चलती है। देखिए आ गया जलधारा से क्वेश्चन, ये सुशीमा नहीं, इसको कर लीजिएगा सुशीमा। क्या, सुशीमा, ठीक है। तो सुशीमा की जलधारा किस महासागर में चलती है, क्या अटलांटिक में, क्या प्रशांत में, क्या हिंद में, या फिर जो है आर्कटिक या उत्तरी महासागर में। चलिए इसका सही जवाब देंगे। वेरी गुड, इसका सही जवाब देंगे, सुशीमा की जलधारा किस महासागर में चलती है, अटलांटिक में। आप जानते हैं
आप जानते हैं कि अगर मैं आपको पूरा एक ही सेकंड में या फिर बहुत कम समय में बताऊं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको यहाँ पर हो जाता है उत्तरी अमेरिका, ये हो जाता है दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर हो जाता है क्या डियर स्टूडेंट्स, यूरोप, और ये हो जाता है क्या बताइए, अफ्रीका हो जाता है। और मैं अगर इधर आऊं तो इधर आपका हो जाता है क्या बताइए, इधर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप हो गए हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो और यहाँ पर देखिए ताइवान है, और इधर आएंगे तो जापान है, ठीक है, ये जापान हो गए, यहां से ये ताइवान है, यहां से आपका विषुवत रेखा के पास से यहां से एक जलधारा चलती है, बड़े ध्यान से देखिएगा तो एक साथ 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। यहां से एक जलधारा चलती है कौन से महासागर में, ये वाला पूरा हिस्सा आप जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, ये वाला क्या है, ये जो एस की आकृति बनाता है ना, इसे आप बोलते हैं कौन सा, अटलांटिक महासागर। क्या बोलते हैं डियर, अटलांटिक महासागर इसे बोलते हैं। और जब यहां से जलधारा चलती है, ये वाला हिस्सा कौन सा कहलाता है, इसे बोलते हैं पैसिफिक या प्रशांत महासागर। क्या, प्रशांत महासागर, आंसर आपको मिल गया होगा। तो यहां से एक जलधारा चलती है आके इस ताइवान में टकराती है और यूं उत्तर की तरफ चलती है, और उत्तर की तरफ जाती है तो फिर ये जापान में टकरा जाती है, जापान से 2 हिस्से में बटेगी, एक बट जाएगी जो राइट साइड, उसे बोलते हैं क्यूरोशियो की जलधारा। क्या, क्यूरोशियो की जलधारा, और पश्चिम में जो आती है उसे बोलते हैं कौन सा, बोलिए, सुशीमा की जलधारा। नाउ यू हम लोग पा चुके हैं क्या, सुशीमा की जलधारा पूछा है, कह रहे सुशीमा की जलधारा किस महासागर में, मैंने बता दिया प्रशांत महासागर में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है बहुत सही आंसर बताया है, और ध्यान रखिएगा सुशीमा की जलधारा कैसी है, चूंकि अभी यहां से आ रही तो कैसी होगी भाई, सुशीमा की जलधारा गर्म होती है। इसके साथ कौन सी जलधारा चलती है, तो क्यूरोशियो की जलधारा भी किसमें चलती है, प्रशांत महासागर में चलती है, जो कि एक गर्म जलधारा है। उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर होगा क्या बताइए, प्रशांत महासागर। अगर महासागर की बात करें तो महासागर कितने हैं, तो जितने शब्द उतने महासागर। वर्तमान में कितने महासागर हैं, तो जितने शब्द उतने महासागर। जरा शब्द गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 शब्द हैं तो 5 महासागर हैं। आप जानते हैं अटलांटिक, हिंद, प्रशांत, उत्तरी माने कि आर्कटिक महासागर, और दक्षिणी मतलब अंटार्कटिका महासागर। 5 महासागर हो गए, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में चलती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया फिर से एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए, वेरी गुड। बारमूडा ट्रायंगल किस महासागर में बनता है, देखिए फिर से आ गया, बारमूडा ट्रायंगल किस महासागर में बनता है। बारमूडा ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जहां से कोई भी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर, कोई भी पक्षी जाता है उसके बीच से, तो एक ऐसा ट्रायंगल का शेप बनता है, उसके बीच से ही वो गायब हो जाता है, पता नहीं कहां। अब आप जानते हैं कि जहां पर विज्ञान काम नहीं करता या फिर जो प्रत्यक्ष रूप से हमें पता नहीं चलता, विज्ञान काम नहीं चलता, तो वहां पर लोग बोल देते हैं अक्सर कि यहाँ पे यार भूत होगा, राइट ना। तो आइए देखते हैं, इसीलिए इस बारमूडा ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है क्या, डेविल्स ट्रायंगल। क्या, इसे डेविल्स ट्रायंगल भी बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स। ये कहां पर बनता है, तो अगर मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको बताऊं कि ये कहां पर बनता है, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है। क्या है, उत्तरी अमेरिका है। और ये इससे उत्तरी अमेरिका के दाएं साइड आप जानते हैं कि ये पूरा कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है डियर स्टूडेंट्स। कौन सा, अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर में अगर देखें तो यहीं पर इस वाले हिस्से पर क्या बनता है, बारमूडा ट्रायंगल। दैट मींस क्या हो गया, इसका सही जवाब हो गया अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अटलांटिक ओशियन में। और यहीं पर आपका तो उत्तरी, अगर महाद्वीप पूछेगा किस महाद्वीप के आसपास, तो ध्यान रखिएगा उत्तरी अमेरिका के दाएं साइड बनता है बारमूडा ट्रायंगल, जहां जिसके बीच से कोई भी आता है तो गायब हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी बोलते हैं। इसके यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस वाले क्षेत्र में एक पीली घास के मैदान पाई जाती है, वो भी देख लो, पीली घास पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, सारगैसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, सारगैसो बोलते हैं। और सारगैसो घास से इसको बोलते हैं सारगैसो सागर। तो सारगैसो सागर किस महासागर से जुड़ा हुआ है, तो वो भी अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, राइट ना। तो इसका सही जवाब जिन लोगों ने ए दिया है उसका बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
वेरी गुड। चलिए, यदि जितने लोग लाइव हैं, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइव करिएगा। पता है क्या होता है, देखिए आप जब देख रहे हैं ना वीडियो, तो उसको दाएं बाएं साइड में एक ऐसे करके एक जो है थंबनेल होगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे, फिर आपको जादू दिखेगा। खैर आइए चलते क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ देखिए कह रहा है कि विंस ऑफ मौसिफ किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, या विंस ऑफ मौसिफ किससे संबंधित है। विंस ऑफ मौसिफ किससे संबंधित है, आपको ये भी बताना है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको बताना है विंस ऑफ मौसिफ किससे संबंधित है या किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, चलिए, विंस ऑफ मौसिफ क्या यूरोप की, उत्तरी अमेरिका की, अंटार्कटिका की, या फिर अफ्रीका की। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब देंगे। क्या है यह एक सर्वोच्च चोटी है, यह एक सर्वोच्च चोटी है। अगर हम बात करें इसका सही आंसर, तो चलिए जल्दी से खटाखट बता दीजिए जल्दी से, और शेयर करना मत भूलिए डियर स्टूडेंट्स, शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, बिल्कुल, यूपी टेट जूनियर, सी टेट जूनियर सभी के लिए है, सुपर सेट आल्सो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका सुपर टेट में आ सकता है, आपका यूपी टेट में आ सकता है, एज वेल एज सी टेट के जो है जूनियर में आता है, क्योंकि टॉपिक तो वही है डियर स्टूडेंट्स, राइट ना। चलिए खटाखट सही जवाब देंगे। विंस ऑफ मौसिफ, विंस ऑफ मौसिफ किस महाद्वीप का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी फॉर चंद्रा, अंटार्कटिका, जिसे आप जानते हैं कि यह यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। इस महाद्वीप को आप क्या बोलते हैं, इसे श्वेत महाद्वीप बोलते हैं, इसे गतिशील महाद्वीप बोलते हैं। क्या, गतिशील महाद्वीप बोलते हैं। और आप ये भी जानते हैं यह क्या है, इसे आप निर्जन महाद्वीप भी बोलते हैं। अंटार्कटिका को क्या यहाँ पर कोई रहता नहीं है, निर्जन महाद्वीप भी बोलते हैं। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ के एक पक्षी जो कि सेटेट में अक्सर पूछा जाता है, यहाँ के एक पक्षी बड़ी ही प्रसिद्ध है जिसे क्या बोलते हैं, पेंगुइन बोलते हैं। क्या, पेंगुइन बोलते हैं, जो कि उभयचर है और उड़ती नहीं है। क्या है, उभयचर है और उड़ती नहीं है। और यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है कि विंस ऑफ मौसिम है। अगर हम बात करें यूरोप की, तो आप जानते हैं कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन है, एल्ब्रूस है। कौन है, माउंट एल्ब्रूस है। अगर हम लोग अफ्रीका की बात करें तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी क्या है, किलिमंजारो है। क्या है, किलिमंजारो है। ठीक है, अगर फिर से हम लोग बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन है, माउंट मैकिनले है। कौन है भाई, माउंट मैकिनले। क्या है, माउंट मैकिनले पहले कहते थे डियर स्टूडेंट्स, अभी वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है, इसे अब बोला जाता है क्या, देनाली। क्या बोला जाता है, इसे अब बोला जाता है देनाली। तो ये चारों ऑप्शन आपके आ गए। विंस ऑफ मौसिम किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका महाद्वीप की, राइट ना, जो कि सबसे दक्षिण में है। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जवाब देंगे हम लोग 8 का। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी लगी हुई, जल्दी से खटाखट बताओ, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। वेरी गुड, आइए आगे चलते हैं। बिल्कुल, वहां पर मैत्री है, भारती है और गंगोत्री है, 3 वहां पर शोध केंद्र बनाए गए थे भारत के। जल्दी से एक बार फिर से आप जवाब देंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आइए, कह रहा है निम्न में से किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है, क्या भूटान, क्या अफगानिस्तान, नेपाल या म्यांमार। इससे पहले आप पढ़े होंगे कि भारत के साथ सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य बांग्लादेश है, और सबसे छोटा अगर देखा जाए तो कौन सा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान केवल क्या कि 106 किलोमीटर लंबा बनाता है, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि 40-46 बांग्लादेश। लेकिन आपको इसमें से बताना है, मैं आपको यहाँ पर बना के बता देता हूं कि कौन सा वाला देश भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाता है, ठीक है ना। आपको ये जवाब देना है डियर स्टूडेंट, राइट। चलिए जल्दी से खटाखट जवाब देंगे इसका क्वेश्चन का। देखिए, क्या भूटान है। अगर भूटान को देखें तो भूटान यहां पर है डियर स्टूडेंट्स। म्यांमार को देखो तो म्यांमार यहां पर पड़ जाएगा, आपका म्यांमार यहां पर पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा कौन सा देश है जिस देश की सबसे ज्यादा सीमा भारत के साथ मिलती है, वो आपको बताना है। खटाखट क्वेश्चन नंबर 8वें का सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का खटाखट जवाब बांध लगाए। वेरी गुड, गीता ने बताया है, विवेक ने बताया है, एज वेल एज यहाँ पर ज्योति ने बताया है। सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। विवेक मिश्रा
दूसरा गीता चौधरी एज वेल एज यहाँ पर अजीत यादव ने बताया है, संगीता पाल ने बताया। वेरी गुड। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी नेपाल, क्योंकि आप जानते हैं ये उत्तराखंड है, ये क्या है? भारत का उत्तराखंड है। और इधर आप आएंगे ये भारत का क्या पड़ जाता है? ये भारत का पड़ जाता है, भारत का या सिक्किम पड़ जाता है। इधर बिहार है और इधर उत्तर प्रदेश है। तो सबसे ज्यादा किससे बन रही है? ये बनती है आपका नेपाल से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इट्स वेरी फाइन। कह रहा कि नदी का मुहाना से क्या अभिप्राय है? नदी का मुहाना से क्या अभिप्राय है डियर स्टूडेंट्स? कह रहा है जहां से नदी का उद्गम होता है क्या उसे नदी का मुहाना कहते हैं? जहां से नदी सागर में गिरती है क्या उसे मुहाना कहते हैं? या फिर दो नदियों की संयुक्त धारा को मुहाना कहते हैं? या फिर ए और बी दोनों सही है? चलिए इसका सही जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब देंगे डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब देंगे। बहुत लोग का नेपाल आया है। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन का नदी का मुहाना, आप जानते हैं कि अगर ये कोई क्या है, अगर ये कोई क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये कोई सागर है, ये कोई सागर है, ठीक है ना। और इधर की तरफ से कोई नदी आती है, इधर की तरफ से कोई नदी आती है और इस सागर में जब मिलती है तो जहां से इस सागर में मिली है ये क्या है? ये नदी है। जहां से इस सागर में मिली है इसी को आप बोलेंगे क्या? मुहाना। क्या इसी को बोलेंगे? मुहाना। और कई बार इससे पहले क्या बनता है? डेल्टा और एस्चुरी बनता है। क्या? डेल्टा और एस्चुरी बनता है। डेल्टा क्या होता है? इस ट्रायंगुलर शेप को, जब नदी दो धारा में बढ़ जाती है उसके बीच जो ट्रायंगुलर शेप होता है, इस वाले ट्रायंगुलर शेप को आप क्या बोलते हैं डियर? डेल्टा बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जहां से नदी सागर या जो है समुद्र में गिरती है उसको बोला जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट। वेरी गुड, बी फॉर बेस्ट, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। लोग कह रहा कि लोग, वस्तुएं, स्थान व प्रकृति जो किसी जीव को घेरे हुए हैं उसे क्या कहते हैं? ये तो बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है डियर। आपको बताना है कि वो लोग, वो वस्तुएं, स्थान, प्रकृति जिससे आप घिरे हुए हैं वो आपका क्या कहलाता है? क्या वो आपका परिवेश कहलाता है? क्या पर्यावरण कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है? या जैविक संसाधन? इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब देंगे जल्दी से भाई। क्वेश्चन नंबर 10 का 10 का सही जवाब देंगे जल्दी से, खटाखट। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब देंगे। देखिए, लोग, जहां आप हैं, जहां अभी आप हैं वहां लोग भी हैं, ठीक है। वहां पर बहुत सारी वस्तुएं भी हैं और जहां आप हैं वो एक स्थान है। लेकिन ये तीनों चीजें किसमें शामिल है? प्रकृति में। और प्रकृति जो किसी जीव को घेरे रहती है उसको क्या बोलते हैं? आपने पढ़ा है ना। ये देखिए, ये बिल्कुल जो सिंपल है। परि मतलब घेरे हुए ना, परि मतलब चारों ओर से, जो आवरण मतलब जो घेरे हुए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट हो जाएगा। फिर से पर्यावरण। क्या हो जाएगा? बी फॉर बेस्ट हो जाएगा, पर्यावरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कह रहा है कि ऐसे खनिज जो ज्यादा गहराई में स्थित होते हैं उनके निक्षेपों के लिए इस विधि का प्रयोग होता है। कह रहा है कि क्या कूप की खनन, क्या विवृत खनन, या गहन खनन, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब देंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब देंगे भाई। चलिए आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब देंगे। यहाँ पे आ रहा है, ममता ने सही जवाब दिया है, ऋषि ने दिया है, सोनी ने दिया है, अनीता ने दिया है, छोटे ने दिया है। आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है आपका सीटेट 2020 वाला जो होगा 21 में। आइए, ऐसे खनिज ध्यान रखिएगा जो बहुत गहराई में स्थित होते हैं, जो बहुत गहराई में स्थित होते हैं उनके लिए एक कूपक बनाया जाता है। उनके लिए क्या? कूपक बनाया जाता है। और इससे क्या करते हैं? यहाँ से कूपकों द्वारा ही यहाँ पर जो पड़े हैं खनिज, यहाँ पर जो खनिज पड़े हैं उसको निकाला जाता है। क्या भैया? बाहर। उसको बाहर निकाला जाता है, इस खनिज को, ठीक है। और ऐसे खनिज को क्या कहा जाता है? कूप की खनन। जो कूप के आकार में खनन हो, जो कूप खुद कर गहराई में उससे जो खनन होता है उसको बोलते हैं क्या? कूप की खनन। विवृत खनन क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर कोई क्या है, यहाँ पर बहुत सारे खनिज संसाधन है लेकिन इसके ऊपर एक परत है, इसके ऊपर क्या है? एक परत है। और जब हम इस परत को हटाकर खनन निकालते हैं, खनन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विवृत
विवृत खनन कहते हैं। जब इस परत हटाकर, ठीक है ना, जब परत को हटाकर हम खनन करते हैं तो उसे कहते हैं विवृत खनन। कूप की खनन, जो कूप के आकार कर खोद कर उसको गहराई से निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, कूप की खनन। इसलिए जिन लोगों ने इसका ए सही आंसर दिया है उसका सही हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ए। बहुत लोगों ने दिया है यहाँ पर, अनीता ने, अखिलेश ने, प्रदीप ने, किरण ने, रीना ने, बहुत सारे, सुभाष ने भी आंसर सही दिया है, इसका ए हो जाएगा। आइए डियर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कौन सा उद्योग सामान्यतः आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। कौन सा उद्योग सामान्यतः आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। ऊर्जा, पेट्रोलियम, इस्पात या फिर लोहा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 12। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब देंगे डियर स्टूडेंट्स। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही आंसर आपका आ रहा है। कौन सा उद्योग आधुनिक क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड बोले तो रीढ़ की हड्डी कहलाता है। ऊर्जा का, पेट्रोलियम का, इस्पात का या फिर लोहा का। ये थोड़ा सा आपका टेक्निकल क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब दीजिएगा। कोई बात नहीं दिव्या, गलत हो गया है तो यहाँ पर आप सीखने के लिए हैं, इसका सही जवाब देंगे डियर। कोई बात नहीं, जल्दी से एक बार और शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए ताकि उन बच्चों तक भी ज्योग्राफी को क्लास पहुंच जाए जिनको मिलती नहीं है। तो एक बार शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए इस ज्योग्राफी की क्लास को। शेयर मोर वंस अगेन, शेयर मोर वंस अगेन। तो इसका सही जवाब आप देने के लिए तैयार हो जाए जल्दी से। अच्छा, यहां पर आने लगा है ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब, वेरी गुड, ठीक है। आइए, तो इसका सही जवाब हो जाता है क्या, ऑप्शन नंबर सी जो है इस्पात। इसको कहा जाता है रीढ़ की हड्डी क्योंकि बहुत तेजी से इसके बिना बहुत सारे उद्योग जो है, इसी पर जितने भी उद्योग हैं कहीं ना कहीं उसमें प्रयोग होने वाला सामान, संसाधन जो भी है वो सब कहीं ना कहीं इस्पात का ही बनता है, इसी का, और इसी पर आश्रित होते हैं। अगर ये ना हो तो जो काम करने वाला यंत्र है, संयंत्र है या फिर जितने भी उसमें लगने वाले सामान है वो कहीं ना कहीं बनते हैं इस्पात से। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिन लोगों ने सी बताया है बिल्कुल सही आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 13, विश्व के सबसे बड़ी झील जो है खारे पानी की है, कहां पर है, कौन सी है। क्या वान झील है, बैकाल झील है, कैस्पियन झील है या सुपीरियर झील है। खटाखट, ये बहुत ही ट्रेडिशनल और पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसका 13वें का सही जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 13वें का सही जवाब देंगे। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13वें का सही जवाब क्या होगा। विश्व की सबसे बड़ी झील, अगर हम बात करें, देखिए विश्व की सबसे, एक एक ऑप्शन को देखते हैं। वान झील क्या है भाई, वान झील है तुर्की में, ध्यान दीजिएगा, वान झील है तुर्की में, जो कि क्या है, विश्व की क्या है, विश्व की सबसे खारी झील है। क्या, सबसे खारी झील, सबसे खारी झील। अगर बोले कितना तो करीब करीब 330% खारा है पन विश्व की वान झील तुर्की में। आगे चलेंगे, बैकॉल, यह क्या है कि सबसे गहरी झील है। क्या भाई, सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है। यह कहां पर है, तो यह आपका साइबेरिया या फिर रूस में पड़ता है। कहां पर, रूस में पड़ता है। आगे चलेंगे कि कैस्पियन झील क्या है। इसका जो सही आंसर है कैस्पियन झील ही तो है विश्व की सबसे बड़ी झील। एक्चुअली में इसको कैस्पियन झील की जगह क्या बोला जाता है, कैस्पियन सागर भी बोला जाता है। ये बहुत ही बड़ी है और यह एक खारे पानी की झील है। यह किसके नाम पर पड़ा है, तो यह पड़ा है, क्या बताइए, कैस्पियन जनजाति। किसके, कैस्पियन जनजाति के नाम, कैस्पियन जनजाति के नाम से इसका नाम पड़ा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पारचंद्रा। आगे आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्ववत सुपीरियर। सुपीरियर झील जो है यह विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी कौन सी बताइए, मीठे पानी की झील है। क्या, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। और यह आपका कहां है, तो यह आपका यूएसए में है। कहां पर है, यूएसए में है, उत्तरी मतलब कि यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसलिए अगर यहां पर पूछा है क्या विश्व की सबसे बड़ी झील, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है बिल्कुल सही जवाब बताया है, वेरी गुड। आइए यहां पर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की पूछा है तो खारे पानी की सी होगा डियर, डी नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहां पर आप बताएंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14, भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। यह बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा के नजदीक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, इसका सही जवाब देंगे खटाखट जल्दी से। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलेंगे। भूमध्य रेखा, ये देखिए हो गया है भूमध्य रेखा,
कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि अचानक से ज्योग्राफी में कहाँ से आ गए, इतने दिन बाद मिल गए हैं। अरे भाई हम बड़े खोजते खोजते मिले हैं, ठीक है। आइए, खैर कोई बात नहीं, आप लोगों का जो है सपोर्ट और प्यार है कि लगातार खींच रहता है कहीं ना कहीं। और फिर से एक बार मैं आ गया हूँ, ठीक है, आ गया हूँ। और उससे पहले कुछ बताऊंगा नहीं आपको, आंसर दीजिए। भूमध्य रेखा के निकट, ये देखिए भूमध्य रेखा बन गया है, ये लो भूमध्य रेखा बना दिया मैंने 0। अब इसके आसपास जो 1 पाए जाएंगे, सिर्फ एक चीज दिमाग में बैठा लो डियर, एक चीज, भूमध्य रेखा और उसके आसपास का क्षेत्र कैसा होता है, गर्म होता है। और गर्म जब आप भूगोल पढ़ेंगे तो उसको कुछ नहीं करना है, गर्म का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स उष्ण। अब यहाँ पर कैसी धारा पाई जाएगी, उष्ण पाई जाएगी। यहाँ पर कैसे जो है कैसे जमीन पाई जाएगी, उष्ण पाई जाएगी। यहाँ पर कैसा जल पाया जाएगा, उष्ण मतलब गर्म पाया जाएगा। यहाँ के जीव कैसे होंगे, वो गर्म ही होंगे, मतलब कि उष्ण होंगे। यहाँ पर वन कैसा पाया जाएगा, उष्ण पाया जाएगा। देखो कहीं उष्ण है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर क्या, उष्ण हो जाएगा, क्योंकि विषुवत रेखा कैसी उष्ण होती है, इसलिए सभी का आंसर सही हो गया। वेरी गुड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये देखिए कह रहा है, जब बालू, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट में, कह रहा है जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है, हवा बहुत दूर ले जाती है। और जब बालू का कण विशिष्ट क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। क्या कहते हैं, लोयस कहते हैं डियर। अब आपको बताना है कि ये जो लोयस है ना, लोयसवा, ये कहाँ पाया जाता है। ये जो लोयस का मैदान है, इसका विशाल निक्षेप कहाँ पाया जाता है। क्या आप इटली गए हैं, इटली में पाया जाएगा। क्या चीन गए हैं कि चीन में पाया जाएगा। फ्रांस गए हैं, फ्रांस में। पाकिस्तान नहीं। अब आपको जब गए नहीं है तो सिर्फ आप ऐसे बता दीजिए, ये पूरा घटनाक्रम आपने पढ़ाया होगा, तो ऐसे बताइए लोयस का मैदान कहां पर पाया जाता है। अब बताइए लोयस। गुड आफ्टरनून अमर। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब बताएंगे। देखिए लोयस का मैदान, लोयस का मैदान जो पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ये पाया जाता है चीन में। चीन में जो बनता है, इसी के आसपास एक नदी बहती है, जिसे क्या कहते हैं आप, पीली नदी। क्या, जिसे कहते हैं पीली नदी। एनसीईआरटी में हूबहू दिया है, जिसे कहते हैं पीली नदी। और पीली नदी कहा किसको जाता है, तो वो बोला जाता है चीन की हांगहो नदी को, चीन की हांगहो नदी को। कई बारी इसे चीन का शोक भी कहा गया, चीन का शोक कहा गया, क्योंकि ये बड़ी नदी है, माने कि चौड़ी नदी है, पानी ज्यादा आता है इसके साथ। और अगर देखा जाए तो हांगहो नदी को इसे चीन के लोग क्या है कि चीन ने इसे माँ का दर्जा दिया है। क्या, चीन ने माँ का दर्जा दिया है। जैसे हम अपने यहाँ गंगा माँ बोलते हैं, उसी तरीके से हांगहो नदी को चीन ने माँ का दर्जा दिया है। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, चीन में सॉरी चीन में बनता है। क्या बताइए, चीन में बनता है लोयस का मैदान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन करो। यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है, या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 माने 16वें का सही जवाब देंगे। अच्छा, चीन का नाम नहीं सुनना चाहते लेकिन सामान जरूर यूज करेंगे। वेरी गुड। आइए, इनको भैया चीन का नाम मत बताओ, बस उसका सामान दे दो। ये मत बताओ कि चीन से आया, बड़े आराम से हम लोग यूज कर लेते हैं। खैर कोई नहीं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा बीच बीच में कि यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो ऐसे क्लिक करके लाइक वाला फिर निकलेगा और क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। रोपण कृषि किस लिए जानी जाती है। अगर हम लोग रोपण कृषि की बात करें तो देखिए ऐसे याद करनी ना, रोपण और रोपण से आएगा, रोपण को बना लेना रोकड़, और रोकड़ मतलब क्या होता है, धन। मतलब ऐसी कृषि, ऐसी फसलें जिससे आए क्या, रोकड़। ऐसी कृषि जिससे आए क्या, रोकड़। बोले तो रोपण और रोकड़ तो आएगा धन। ऐसी फसल को बोला जाता है वाणिज्य प्रकार की कृषि। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे जूट हो गया, गन्ना हो गया, कहवा हो गया, ये सब वाणिज्यिक कृषि है और इसका यह विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए
जिन लोगों ने आंसर दिया है बी वाला, बहुत अच्छे, इसका सही जवाब होगा रोपड़ से। मैंने आपको याद करा दिया, रोकड़ बोले तो धन, और रोकड़ मतलब धन आएगा किससे, जब आप वाणिज्य व्यापार करेंगे, वाणिज्यिक कृषि, जैसे धान आपका जो है, गन्ना हो गया, जूट हो गया, कहवा, कपास, ये सब कैसे वाणिज्यिक कृषि का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि भूगोल की कक्षा में छात्रों को अधिगम कराते समय निम्न में से कौन सा उद्देश्य सबसे पहले आएगा। ये देखिए, आपने पढ़ा होगा, सीडीपी छोटे क्लासों में पढ़ा होगा, इसको बताइएगा यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा। भूगोल की कक्षा में छात्रों को अधिगम कराने से पहले कौन सा उद्देश्य सबसे पहले आएगा। विश्लेषण आएगा, संश्लेषण आएगा, अनुप्रयोग आएगा या मूल्यांकन आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में, ठीक है, ये भी पूछा गया था। बिल्कुल भी नहीं यादव, सारे सब्जेक्ट चलते हैं, सारे सब्जेक्ट चलते हैं ऑनलाइन क्लास में, सभी सब्जेक्ट चलते हैं भाई। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, इसका सही जवाब दीजिए जल्दी से, खटाखट इसका सही जवाब दीजिए। भूगोल की कक्षा में छात्रों का अधिगम कराते समय देखिए, ये जो उद्देश्य है ना, ये उद्देश्य आपने पढ़ा होगा विशिष्ट उद्देश्य। एक विशिष्ट उद्देश्य में आपसे पढ़ा होगा ब्लूम का टैक्सोनॉमी, ठीक है, ब्लूम ना, ब्लूम को पढ़ा होगा। और ब्लूम साहब कहते हैं कि भाई अगर आपकी प्राथमिक या उच्च कक्षा में अगर कोई बच्चा आता है तो सबसे पहले उसको आप किस उद्देश्य की पूर्ति से, किस उद्देश्य की पूर्ति होगी, उन्होंने 4-5 चरण दिया है। तो ब्लूम साहब ने कहा है कि आप सबसे पहले क्या, आप सबसे पहले उसको ज्ञान कराएंगे, माने कि परिचय कराएंगे, फिर उसका क्या कराएंगे, बोध कराएंगे, और फिर उसके महत्व को बताएंगे, मतलब कि अनुप्रयोग बताएंगे, अनुप्रयोग बताएंगे उसके महत्व को। और उसका जब महत्व हो पता चल जाएगा तो उसके अंगों को, एक एक भाग को बताएंगे। एक एक भाग को जब बताएंगे तो एक एक भाग को करना क्या, अलग अलग भाग को विश्लेषित करना, विश्लेषण। और जब आपने बता दिया विश्लेषण मतलब 1 2 3 4 5 उंगली है विश्लेषण, और इसको बंद कर लेंगे तो पंजा हो जाएगा संश्लेषण, और विश्लेषण के बाद आएगा क्या बताइए, संश्लेषण। और जब संश्लेषण हो जाएगा तो उसके बाद इतना आपने सिखाया तो आप क्या करेंगे डियर, यहाँ पर उसका मूल्यांकन कर देंगे। अब बताइए इसमें से सबसे पहले उसको परिचय कराएंगे, ज्ञान होगा, बोध होगा, अनुप्रयोग। तो इसमें से ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, सबसे पहले क्या आ रहा है, अनुप्रयोग, उसके बाद विश्लेषण, उसके बाद संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले बच्चे को अधिगम कराने से पहले सबसे पहला ज्ञान, फिर बोध, फिर अनुप्रयोग, फिर होगा विश्लेषण, मतलब एक एक भाग को तोड़कर पढ़ाना, और फिर होगा संश्लेषण। और इसका सही जवाब सी हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे पहले होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर ये हो जाएगा, राइट ना। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या बताइए, अनुप्रयोग। विश्लेषण नहीं होगा। ब्लूम की टैक्सोनॉमी आप पढ़े तो उसमें आता है कि पहले ज्ञान होता है, बोध होता है, अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण होता है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। जिन लोगों ने सी दिया है उसका सही जवाब, वेरी गुड, वेरी गुड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा है, क्या तापमान है, वर्षा है, या फिर समुद्र से दूरी है, या फिर ये सभी है, ठीक है। इसका सही जवाब देंगे जल्दी से, इसका सही जवाब जल्दी से देंगे डियर स्टूडेंट्स। और वीडियो पसंद आ रहा है तो खटाखट लाइक करते चलेंगे। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन है। और एक बात बता दूं आपको, सुपर टेट की कल चलेगी क्लास आपकी ज्योग्राफी पे मॉर्निंग में, जो लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। खैर, तापमान, अब देखिएगा किसी भी क्षेत्र की, मान लीजिए कि जो जलवायु है ना, किसी भी क्षेत्र की अगर हम लोग जलवायु को निर्धारण करें, देखिए 2 लोग होते हैं, अगर मैं पूरा बता दूं, एक होता है जलवायु, एक होता है जलवायु, और जलवायु का छोटा भाई, जलवायु का छोटा भाई कौन है बताइए, मौसम। जलवायु का छोटा भाई मौसम है। कितना छोटा है, या मौसम जलवायु जो है, जलवायु मौसम से कितना है, बड़ा भाई है, ये बड़ा भाई है। ये मौसम जलवायु से कितना बड़ा है, तो आप बोल देना 30 वर्ष। दैट मीन्स किसी स्थान का मौसम 30 वर्ष या उससे ज्यादा लगातार एक समान रहता है मौसम, तो उसको क्या निर्धारण होता है, जलवायु। जलवायु को प्रभावित करने में आप जानते हैं तापमान है, वर्षा है, समुद्र से दूरी है, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा वन या जंगल है, एज वेल एज मृदा है। क्या है, मृदा है, मिट्टी है, ये सभी, या फिर जो है समुद्र से नजदीकी या दूरी है, फिर यहाँ पर आपके पर्वत भी हो जाते हैं, पर्वत भी, ये सभी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, राइट ना। चलिए, वेरी गुड, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सुनहरी जरी निम्न में से किसकी एक किस्म है।
सुनहरी जरी निम्न में से किसकी एक किस्म है, आपको बताना है। कपास, जूट, रेशम या फिर धान की। जल्दी से और खटाखट बताएंगे भाई, जल्दी से और खटाखट बताएंगे। चलिए, सुनहरी जरी निम्न में से किसका एक उदाहरण है? कपास का, जूट का, रेशम का या फिर धान का? खटाखट इसका सही जवाब देंगे जल्दी से। वेरी गुड। सुनहरी जरी की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो ये इसका सही जवाब आप सभी को पता है, आपने पढ़ा होगा। देखिए ऐसे याद करिए ना, जा से जरी और जा से जूट, जा से जरी और जा से जूट, जल गया आपका बूट। बूट मतलब जूता, खैर छोड़िए नहीं बन पाया वो राइमिंग, कोई बात नहीं। तो जा सुनहरी जरी, जा से जरी और जा से क्या हो जाएगा? जूट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जा से जूट हो जाएगा, जा से जरी हो जाएगा। सुनहरी जरी बोलते हैं जूट की कपास को। जिन लोगों ने सही जवाब दिया है वेरी गुड, इसका सही जवाब हो जाएगा बी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार बता दीजिए। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार बता दीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग है और आज आपको ऐसे याद कराता होगा, कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार, बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर 3214 होगा, 1500 होगा, 2914 होगा, फिर ये जो है आपका 1356 होगा किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है डियर स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से देखना। कह रहा है कि भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार क्या है? भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार क्या है? और ये कहां पर पूर्व से पश्चिम है, मैं आपको बता रहा हूं ये किसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। ये देखो, ये अब क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पूर्व से पश्चिम, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, इसका विस्तार क्या है आपको बताना है। तो इसको आपको बताना है कि पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार क्या है। इसके बाद आपकी हिस्ट्री की क्लास चलेगी सीटेट की ही, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए भाई, इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार क्या है? खटाखट इसका सही जवाब देंगे। खटाखट आइए देखिए, जब हम पूर्व से पश्चिम के विस्तार की बात करते हैं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूर्व से पश्चिम का क्या होगा। थोड़ा सा एक तरीका अपनाइए ना, देखिए एक तरीका अपनाइए। किसकी बात कर रहा है? पूर्व से पश्चिम किसकी बात कर रहा है? एक दिशा ए, दूसरा दिशा ए, कितने दिशा हो गए, कितने डायरेक्शन हो गए? दो। कितने? दो। अब देखिए मैं आपको वो कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा हूं कि आप देखेंगे और आंसर आपके सामने रटना नहीं। ये देखिए, आपने इधर देख रहा गुजरात वाले तट जो है तट पे आपको मिल गया क्या, बताइए? 3। क्या मिल गया? 3 इधर मिला। और अगर आप इधर आएंगे अरुणाचल की तरफ तो इधर भी आपको क्या मिल जाता है? 3। क्या मिल जाता है? यहां पर आपको ये इस तरीके से मिलता है ना, तो अरुणाचल प्रदेश में भी 3 मिल गया। 1 3 और 2 3 कितने हो गए? 2 3 हो गए। 1 3 और 2 3 पूर्व से पश्चिम की, और 3 त्रिक के 9 29 33 किलोमीटर क्या बताइए? पूर्व से पश्चिम का विस्तार। ऑप्शन नंबर सी और चंद्रा हो जाता है। और 32 14 उत्तर से दक्षिण हो जाता है। कितना? 32 14 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर जिन लोगों ने बताया था 29 33, वो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। तो ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे 29 33 में और 32 14 में। जिन लोगों ने सही जवाब दिया है 29 33 किलोमीटर, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल ये समझ में आया ना, ये तरीका अपनाना है आपको। यहाँ पर आप देखिए ये 3 मिल गया और यहाँ पर ये 3 मिल गया, 2 3 मिल गया और 2 दिशाओं की बात हो रही थी, ये लिख लिया। और 3 3 9 हो गया। ये कभी आपको भूलेगा नहीं, बस ये तरीका आप अपना लीजिएगा एक बार जरूर डियर स्टूडेंट्स। एक बार आप बताएंगे ये समझ में आया या नहीं, ये तरीका बताइएगा कितनों को समझ में आया, याद हो गया, जिनको नहीं याद था क्या याद हुआ, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। ये वाला बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, ये वाला आप बताइए तरीका, ये आपको समझ में आया, याद हो गया या नहीं। खटाखट बताएंगे डियर, खटाखट बताएंगे। वेरी गुड। और वीडियो को लाइक करते चलेंगे डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से बताएंगे ये वाला आपको। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। वेरी गुड। चलिए खटाखट इसका सही जवाब देंगे, ये आपको समझ में आ गया ये, ठीक है। शानदार, गजब, शानदार ट्रिक, बहुत अच्छे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती हैं? कह रहा किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती है? कह रहा कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या इनमें से कोई नहीं।
इसका सही जवाब आप देंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब देंगे डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21 का खटाखट सही जवाब देंगे आप, जल्दी से खटाखट सही जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। आइए मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं ये कहना क्या चाह रहा है, फिर आप बताइएगा। जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वो लोग ये मैप देखकर आप अपने से बता देंगे भाई कि क्वेश्चन एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि आपका ऐसे ही में ही बना दिया, ये इंडिया का मैप हो गया, ठीक है, ये इंडिया का मैप हो गया। अब कह रहा है कि भारत में चलने वाली ग्रीष्मकालीन गर्मी के दिन में चलती है मानसूनी हवाएं किस दिशा से किस दिशा में। अब आपको डायरेक्शन बनाना है, मैंने बना दिया आपका डायरेक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शन बन गया आपका, ऐसे डायरेक्शन बन गया, ठीक है। ये आपका हो गया ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, साउथ हो गया और नॉर्थ हो गया। आप जानते हैं कि किस दिशा से किस दिशा में, तो यहां से ये वाली दिशा आ जाएगी ना, ये कौन सा, ये अरबियन सी है, अरब सागर, यहां से हवाएं यूं चलती है मानसूनी हवाएं, तो कहां से चल रही है, दक्षिण और पश्चिम। कहां से, ये देखिए इधर आएंगे दक्षिण और पश्चिम, तो दक्षिण और पश्चिम से कहां चलेंगी, उत्तर और पूर्व, इधर की तरफ चल रही। ये हवाएं इधर की तरफ जाती हैं, ये हवाएं इधर की तरफ जाती हैं, तो उत्तर और पूर्व की तरफ चलती है, तो कहां से, दक्षिण और पश्चिम से कहां हो जाएगा, उत्तर और पूर्व। आप देख लीजिए कहीं पर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके सही जवाब में, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ हो जाएगा। जिन लोगों ने इसका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिया है जवाब, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो और इसमें मैं कुछ जो है ज्योग्राफी के, मतलब ज्योग्राफी पेडागोजी, जिसको आप भूगोल या भूगोल शिक्षण कह सकते हैं, उसके भी प्रश्न है, एज वेल एज इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो ज्यादा देर न करते हुए डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर पहले से शुरुआत करते हैं और इसका जवाब देंगे। कह रहा है निम्न ज्वालामुखी क्षेत्रों के विषय में असत्य कथन चुनना है आपको। क्या है कि मेरापी क्या इंडोनेशिया में है, एकांकागुआ क्या सिसिली द्वीप पे है, या फिर यहाँ पर मोना लाओ होगा। देखिए मोना लाओ क्या हवाई द्वीप पे है, स्ट्राम्बोली क्या लिपारी द्वीप पर है। चलिए इसका सही जवाब देंगे आप क्वेश्चन नंबर पहले का, जल्दी से खटाखट। और एक बार वीडियो को शेयर करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को एक बार शेयर करेंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या भाई। जो अभी आ रहे हैं सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे। और जल्दी से जो है क्वेश्चन भाई करो इसका, हाँ शेयर मोर बिल्कुल। ओके, कल आप नहीं आए थे, आज हो गए हैं। सभी को गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर पहले का खटाखट सही जवाब दें, आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज की जो सीरीज होगी, क्वेश्चन ज्यादा है, समय कम है, इसलिए मेरा मानना यह है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने लाऊं, उसका प्रैक्टिस करा दूं डेली बेसिस पे, राइट। चलिए शेयर करिए भाई, शेयर करिए जल्दी से, खटाखट शेयर करें। सभी को गुड इवनिंग। आइए क्वेश्चन नंबर पहला अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, जो मेरापी इंडोनेशिया में है क्या, तो आप ध्यान दीजिएगा, दो है, एक मेरापी और दूसरा क्या है कि दुकुनो। मेरे पिया की दुकान इंडोनेशिया में, एक इसके ट्रिक है, राइट ना। तो मेरापी दुकुनो इंडोनेशिया में है, मतलब ये क्या है कि बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर क्या है, एकांकागुआ सिसिली द्वीप, नहीं यही वाला गलत है, एकांकागुआ। और आपका क्या चुनना है भाई, यहां पर चुनना था असत्य कथन, और आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो एकांकागुआ है वो कहां है भाई, एकांकागुआ है आपका एंडीज पर्वत, कहां पर, एंडीज पर्वत श्रेणी, एंडीज पर कहां पड़ता है, यह पड़ता है आपका दक्षिणी अमेरिका। कहां, दक्षिणी अमेरिका के, ये कहां पड़ता है देखा जाए तो आपका अर्जेंटीना में। कहां, अर्जेंटीना में पड़ता है एकांकागुआ। इसमें आपको असत्य कथन चुनना था तो असत्य हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा, मोना लाओ, क्या, मोना लाओ ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप पर है। स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप ये कहां पड़ता है आपका, इटली में। कहां, इटली में है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। इसी को ध्यान रखिएगा कि इस स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। जल्दी जल्दी देख लीजिए इसे भी। भूमध्य सागर का एक प्रश्न और आपको मिल जाएगा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो क्या है यहाँ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। इसके अलावा आप जानते हैं स्ट्राम्बोली हो गया, और एटना कहां पर, ये आपका सिसिली द्वीप है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि इटली के सिसिली,
इटली के सिसिली द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी है? तो वह है एटना ज्वालामुखी। कौन सा डियर स्टूडेंट्स? एटना ज्वालामुखी। मोना लाव आपको हवाई द्वीप कहां पर पड़ता है? यह यूएसए में पड़ता है। तो इस प्रकार इसका असत्य कथन चुनना था। एकांका गोवा अर्जेंटीना में है, राइट ना। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। जो अभी जुड़ रहे हैं सभी को वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं सभी को गुड इवनिंग। चलिए आइए एक बार शेयर करिए, कंटिन्यू शेयर करते रहेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे डियर स्टूडेंट, शेयर करेंगे वीडियो को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र से चिनूक स्थानीय पवन चलती है? किस क्षेत्र में चिनूक स्थानीय पवन चलती है? आपको बताना है किस क्षेत्र में चिनूक स्थानीय पवन चलती है। क्या पंपास, क्या डाउन्स, क्या प्रेरीज, या फिर क्या आपको बताना है स्टेपी? देखिए 2-3 चीजें आपको अगर मैं बताऊं, इसका सही आंसर चिनूक। अगर हम बात करें कि चिनूक क्या है, तो यह एक स्थानीय पवन है, स्थानीय पवन है डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें से जिसका सही आंसर आएगा, पहले 4 में नाम सही लूंगा, उसके बाद देखेंगे कौन सही बताता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जल्दी से खटाखट क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है जवाब दीजिए और शेयर करिए भाई, शेयर करिए इसको। आज का टारगेट है करीब करीब आप 3000 पहुंचाए, कल तो काफी ज्यादा संख्या थी आपकी। दूसरे का सी बहुत लोग बता रहे हैं यहाँ पर। दूसरे का सी जिनने बताया सबसे पहले नीतू विश्वकर्मा और नीलम ने बताया है, नेहा गुप्ता ने बताया है, एज वेल एज अनिल यादव ने बताया है, सूरज ने बताया है, ममता आल्सो, अंजलि पाल, ध्रुजन। ठीक है, आइए यहां पर देखेंगे जो आपका चिनूक है ये कहां पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रा हो जाएगा। प्रेरीज क्या है? एक घास स्थल भी है, प्रेरीज एक घास स्थल भी है, जो कि बेसिकली कहां पर पाया जाता है, तो यह पाया जाता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कहां है, तो वहां पर एक पर्वत है, कौन सा बताइए? रॉकीज पर्वत श्रेणी। कौन सा? रॉकीज पर्वत श्रेणी है। और रॉकीज पर्वत के ढलान, ठीक है, रॉकीज पर्वत के ढलान पर जो पवन चलती है डियर, रॉकीज पर्वत के ढलान पर जो पवन चलती है उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है चिनूक। ठीक है, और यह प्रेरीज घास स्थल भी है, जो कि कैसा है? प्रेरीज घास स्थल कैसा है भाई? तो यह एक शीतोष्ण घास स्थल है। कैसा है? शीतोष्ण घास स्थल है प्रेरीज घास का मैदान। एक साथ कई क्वेश्चन, चिनूक चलती है प्रेरीज में या फिर यूएसए में, यहां पर कहां? रॉकीज पर्वत के ढलान पर यह चलती है। आगे चलेंगे, आप जानते हैं कि पंपास घास का मैदान या पंपास पाया जाता है कहां पर? आपका अर्जेंटीना में। कहां डियर? अर्जेंटीना में। और अगर हम लोग बात करें अन्य घास स्थलों की, आप जानते हैं कि डाउन्स पाया जाता है कहां पर बताइए? ऑस्ट्रेलिया। कहां डियर? ऑस्ट्रेलिया में। और नेक्स्ट वन अगेन बचा है लास्ट ऑप्शन, यह पाया जाता है आपका स्टेपी, तो यह होता है यूरोप और एशिया के मध्य, बोले तो कहां पर? यूरेशिया वाले क्षेत्र में स्टेपी पाया जाता है। ठीक है ना, जो 2 महाद्वीप को जोड़ता है, यूरोप और एशिया को। इसका सही जवाब चिनूक पूछा था, तो चिनूक आपका प्रेरीज घास स्थल या फिर अमेरिका में, राइट ना। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ओके रमेश, गुड इवनिंग भाई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? प्रेरीज, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा सही जवाब दीजिएगा। आ गया है फिर से एक बार क्वेश्चन, ये मैपिंग पे है, बड़े ध्यान से देखिएगा। कह रहा है लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप कहां स्थित है? हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में या फिर आप बताएंगे भूमध्य सागर में। लक्षद्वीप कहां स्थित है? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या फिर भूमध्य सागर। क्वेश्चन नंबर तीसरे का खटाखट सही जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का खटाखट सही जवाब देंगे। अगर यहां पर बात किया जाए कि लक्षद्वीप कहां पर स्थित है, तो फिर से एक बार मैं आपको मैप बनाऊंगा डियर, एक बार मैप बनाऊंगा आपके लिए। ये देख लीजिए, यहां पर आप देखेंगे कि ये पूरा आपका इंडिया का मैप हो जाता है। ठीक है, हमेशा की तरह ये आपका फिर से एक बार इंडिया का मैप बन गया है। लक्षद्वीप की अगर बात करें तो इस वाले के यहाँ पर, यहीं पर क्या है? यहीं पर लक्षद्वीप है। और इसके बाएं साइड में आप जानते हैं डियर स्टूडेंट अरेबियन सी है, दैट मींस तो यहाँ पर क्या है? अरब सागर पड़ता है। और यहाँ पर आपका पड़ता है बे ऑफ बंगाल, बोले तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब जरा देख लो कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। लक्षद्वीप, आपको लक्षद्वीप कहाँ मिल रहा है? तो अरब सागर में। ऑप्शन नंबर फिर से सी फॉर चंद्रा, अरब सागर इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब जिन लोगों ने सी बताया है अरब सागर, उनका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखना है आपको, बताना है अरल सागर झील, अरल सागर झील कहां पर स्थित है?
अरल सागर झील कहां पर स्थित है? जल्दी, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे खटाखट। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बताना अरल सागर झील कहां पर स्थित है? क्या चीन में, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया या फिर अफगानिस्तान? खटाखट जवाब देंगे। कल मैं आपको बताया था कि इसी चीन में क्या बनते हैं, चीन में बनते हैं लोयस मैदान, जो बालू को जो है उड़ा उड़ा कर ले जाता है, लोयस मैदान यहां पर बनते हैं। ठीक है, चीन से आपको आ गया। अब यहां पर आपको बताना अरब सागर झील, तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है कजाकिस्तान इज द राइट आंसर। कजाकिस्तान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरल सागर झील कजाकिस्तान में। बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत लोगों ने यहां पर सही जवाब दिया है, जैसे ममता विश्वास ने दिया है, आयुषी मौर्य ने दिया है, सत्यम ने दिया है और फिर अंजलि पाल ने दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये। और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बता दूं यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की पावर 3 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ऐसी जनजाति जो किसी जीवित पेड़ को नहीं काटती है, ऐसी जनजाति जो किसी जीवित पेड़ को नहीं काटती है। क्वेश्चन पूरा आ जाएगा अभी से, ये एक सेकंड। नॉट गुड। ऐसी जनजाति जो किसी भी जीवित पेड़ को नहीं काटती है, किसको? किसी भी जीवित पेड़ को नहीं जा काटती है। कौन सी है? क्या भील है, गोंड है, मोमपला है या फिर बकरवाल है? खटाखट इसका सही जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ऐसी जनजाति जो किसी भी जीवित पेड़ को नहीं काटती है। डियर खटाखट इसका जवाब दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं क्या भील है, गोंड है, मोमपला है या बकरवाल? ज्यादा देर न करते हो, द राइट आंसर इज व्हाट? गोंड हो जाएगा, जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यहां पर मैं लिख दूं गोंड जनजाति, जो क्या है कि भारत की इंपॉर्टेंट है प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और अगर बात करें हम लोग तो ये कहां पाया जाता है? यह आपका पाया जाता है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है और एज वेल एज महाराष्ट्र में पाई जाती है भील। आगे चलेंगे स्पेशल के रूप में, तो मोपला जनजाति कहां पर पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी केरल में। केरल में पाई जाने वाली जाति को क्या कहते हैं? मोपला कहते हैं और कादर भी कहते हैं। और अगर हम बात करें बकरवाल, तो यह वाली जनजाति पाई जाती है आपकी कहां पर बताइए? जम्मू कश्मीर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना डियर स्टूडेंट्स, जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिए इसका स्क्रीनशॉट। भील 3 राज्यों में पाई जाती है, गोंड भारत की सबसे बड़ी जो है जनजाति है, मोपला केरल में बेसिकली पाई जाती है, बकरवाल यहां पर ऐसी जनजाति जो जीवित पेड़ को नहीं काटती है, वो कौन सी है? भील है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहां पर 6 देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। एक बार वीडियो को शेयर करेंगे और संख्या को बढ़ाएंगे खटाखट, संख्या को बढ़ाएंगे। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगी। कह रहा है मिस्र का वरदान किसे कहते हैं? जल्दी से बताओ, बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। मिस्र का वरदान किसे कहते हैं? मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है? क्या सहारा मरुस्थल को, क्या कांगो नदी को, क्या नील नदी को या फिर जाम्ब्रेजी नहीं है, या फिर जाम्बेजी नदी को? 4 ऑप्शन है, 4 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे एक साथ। 4 ऑप्शन से 4 क्वेश्चन तैयार होंगे। आइए एक एक क्वेश्चन को करते हुए चलता हूं मैं। कह रहा कि सहारा मरुस्थल के बारे में अगर जानते हैं तो यहां आप जानते हैं कि विश्व का क्या है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ये कहां है डियर? तो यह है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। पहला ऑप्शन गया। कांगो नदी आप जानते हैं कि इसमें 2, ध्यान देना, इसमें 2 बनेंगे। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी। और अगर इसमें एक पॉइंट हम लोग और जोड़े कांगो नदी में, तो कांगो नदी एक कैसी है जो भूमध्य रेखा को क्या है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार क्या करती है? काटती है। और इसे ही आप क्या बोलते हैं? इसी कांगो को आप बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स क्या? जायरे नदी। कौन सी? जायरे नदी। और यह भी कहां है? तो यह भी है आपका अफ्रीका महाद्वीप की। क्यों? कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप की। स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरा बताऊंगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा नील नदी आप जानते हैं कि इसका सही जवाब मिस्र का वरदान कौन है? तो नील नदी, सी फॉर चंद्रा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
जाम्बेजी नदी की अगर हम लोग बात करें तो जाम्बेजी नदी जो है यह दक्षिणी अफ्रीका, कहां की, दक्षिणी अफ्रीका में बहती है, दक्षिणी अफ्रीका में बहती है। और अगर बात करें तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा, ध्यान रखना, लिख लेना पूरा, अफ्रीका का सबसे ऊंचा क्या, जलप्रपात, वाटरफॉल्स, जलप्रपात इसी नदी पर है, जिसका क्या नाम है डियर, जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। क्या नाम है, विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है ना। आइए चारों ऑप्शन देखना। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका में है। कांगो नदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। आइए बताता हूं बड़ी और लंबी में क्या फर्क होता है। सबसे लंबी नदी वह है जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो, और बड़ी का मतलब होता है चौड़ी, बड़ी का मतलब होता है जिसके पास ज्यादा पानी हो। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, लेकिन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी कांगो नदी है, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और अगर हम बात करें विश्व की सबसे बड़ी नदी तो कौन सी हो जाती है, अमेजन नदी। आगे आपने देखा नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो कहां पर है, यह अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बेजी नदी पर या दक्षिण अफ्रीका में बहती है। और इसी महाद्वीप पर अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात विक्टोरिया जलप्रपात बनता है। खटाखट शेयर करेंगे और पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन वो सब कुछ मैं आपको दूंगा, जो आपको याद रखना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसी से नील नदी के बारे में आपको बताता हूं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट खटाखट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी लो, फिर इसमें मैं और इंफॉर्मेशन दूंगा। हो गया, आइए स्क्रीनशॉट हो गया ना, आइए आगे चलते हैं। देखिए अभी तो ये हो गया चारों ऑप्शन के बारे में। अब आप बात करेंगे इसका तीसरा ऑप्शन जो सही है, ध्यान देना, जो नील नदी है यह पूरा का पूरा विश्व की सबसे लंबी नदी। अगर इसका उद्गम पूछा जाएगा तो कहां से निकलती है, यहां विक्टोरिया झील से। कहां से, विक्टोरिया झील से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है, ये गिरती कहां है, तो कहां गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। कहां, भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला, देखिए इधर कुछ ऐसे, क्या ये पूरा सहारा मरुस्थल है, और यहां पर क्या है, ये मिस्र है। और जो नील नदी है वो इधर की तरफ से यूं आती है नील नदी। अगर ये व्हाट हैपेंड, एक सेकंड भाई, देखिए कट गया है, फिर से देख लेते हैं। ये पूरा आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ऐसे अगर देखा जाए अफ्रीका महाद्वीप है, और यहां से नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, ऐसे आती है। यहां पर पूरा सहारा मरुस्थल है, यहां पर इजिप्ट है, जिसे आप क्या कहते हैं, मिस्र कहते हैं। और मिस्र को ही किसका, अगर ये नील नदी ना होती तो मिस्र जो है प्यासा मर जाता, वहां सब्जियां ना होती। इसलिए मिस्र का वरदान किसे कहते हैं डियर, तो नील नदी कहते हैं, जो विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। एक साथ बहुत सारे इंफॉर्मेशन हो गया, चलिए आगे चलते हैं। वेरी गुड, चलिए सभी पूरा इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, बस शेयर करते रहिएगा वीडियो को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ट्रिकी और टेक्निकल है। भारत की मानक देशांतर है, आपको बताना है डियर स्टूडेंट्स। कह रहा है यहां पर देखिएगा, ये 82 डिग्री 50 मिनट है, जो डैश लगा हुआ है ना, जस्ट लाइक दिस, ये मिनट है, ठीक है। तो 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 7वें का खटाखट सही जवाब देंगे रुचि यादव। उद्गम का मतलब होता है जहां से निकलती है, जहां से कोई नदी निकलती है उसका मतलब होता है उद्गम। तो नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से और अपना जल गिराती है भूमध्य सागर में, राइट ना। चलिए आगे चलते। 7 का बहुत लोग बता रहे हैं बी, वेरी गुड। जिन लोगों ने आंसर इसका दिया है बी, बिल्कुल सही जवाब है। आप जानते हैं कि ये 82 डिग्री, अगर देखा जाए तो भारत की जो मानक देशांतर कितनी है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। अब ये तो देशांतर है, लेकिन 82 के बाद ये 30 मिनट, अब आप जानते हैं ना कितना, 5 घंटे और 30 मिनट वाला आप जानते हैं कॉन्सेप्ट, भारत का समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
अब देखिए पूर्वी और पश्चिमी का कॉन्सेप्ट देख लो भाई, ये आपका हो गया क्या 0 डिग्री देशांतर। और अगर हम देखें इंडिया कहाँ स्थित है, तो पूरा का पूरा इंडिया कहाँ स्थित है, पूरा का पूरा इंडिया स्थित है कहाँ पर, पूर्वी देशांतर में। पूरा का पूरा इंडिया कहाँ स्थित है, पूर्वी देशांतर में। आपका ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है, ठीक है ना। अब भारत में यहां से इसके बीचों बीच से एक मानक समय रेखा गुजर कर आई है, जिसे बोला जाता है क्या, 82.5 डिग्री देशांतर। और 82 डिग्री 30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। आइए चलते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे, खटाखट ये आ गया। इसको कल मैंने समझाया था, फिर से एक बार देख लीजिए। इसी का दूसरा रूप कल मैंने समझाया था ना, रोपड़ कृषि, आपको याद होगा। कह रहा है कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कहलाती है। क्या कहलाती है, अब आपको ये बताना है जल्दी से, क्या कहलाती है ये आपको बताना है, ठीक है ना। क्या स्थानांतरित कृषि, क्या निर्वाह कृषि, क्या गहन कृषि, या फिर वाणिज्यिक कृषि। ध्यान रखिएगा, उत्पादकता प्राप्त करने के लिए, एक शब्द पर, उत्पादकता प्राप्त करने के लिए कृषि की जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का। क्वेश्चन नंबर 8वें का सही जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 8वें का जल्दी से, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका मूंगफली का, ठीक है ना। इन सभी फसलों का आप व्यापार करते हैं, कृषि करते हैं, इसका उसको कहा जाता है वाणिज्यिक कृषि। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिन स्टूडेंट्स ने बताया है डी, उनका बिल्कुल से सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी गुड, शेयर मोर करिए, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे डियर स्टूडेंट्स। वेरी गुड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, इट्स वेरी फाइन। क्वेश्चन नंबर 9, आइए। कह रहा है कि जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं। क्या प्रारंभिक शैल कहते हैं, क्या आग्नेय शैल कहते हैं, कायांतरित कहते हैं, या फिर अवसादी कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, और इससे ही आंसर निकल जाएगा। कब, जब कोई चट्टान आती है पहले, तो जब आप जानते हैं जब मैग्मा निकलेगा तो ठोस रहेगा, वो पूरा जम जाता है। समय के साथ वह टूटती है, चटकती है, और यहां से हटते 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 यूं आई, एक के ऊपर फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से धीरे धीरे जब आता है तो वह किस में बदल जाती है, परत में। और परतदार चट्टान आप जानते हैं कौन सी होती है, अवसादी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और जो आग्नेय चट्टान होती है, इसको आप प्राथमिक शैल भी कहते हैं, प्राथमिक शैल। जब आग्नेय और अवसादी टूटती है तो उसको क्या बोला जाता है, कायांतरित बोला जाता है, राइट ना। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवसादी शैल। आइए चलते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ये पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी गुड सिया सिंह, आपका सही जवाब है। राधेश्याम गुड, प्रिया वर्मा का सही आंसर आया है। यहां पर ज्योति मिश्रा का आया है, प्रियंका का आया है। चलिए अगले फिर से क्वेश्चन का जवाब देंगे। ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। प्रशांत महासागर, अगर आप गए हो या ना गए हो, लेकिन उसके बारे में आप कुछ पढ़े होंगे। आइए जानते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में पढ़िए, शायद आपको याद आ जाए कुछ जो आपने पढ़ा हो। कह रहा है यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अच्छा जी, इसका आकार अंग्रेजी के एस जैसा होता है, ठीक है। विश्व के सर्वाधिक भूकंप इसके तटीय क्षेत्रों में आता है। अच्छा, इसका सबसे गहरा स्थान सुंडागर है, हो सकता है। अब देखिए इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन आप देख लीजिए, 1 2 3 4। कह रहा है कि क्या केवल 1 2 और 3 सही है। पहले ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से। सॉरी, यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, इसका आकार अंग्रेजी के एस जैसा है, विश्व के सर्वाधिक भूकंप इसके तटीय क्षेत्रों में आता है, या इसका सबसे गहरा स्थान सुंडागर्त है। आइए ऑप्शन पे। कह रहा है कि केवल 1 2 और 3 सही है, केवल 1 और 4 सही है, केवल 1 3 और 4 सही है, या फिर डी वाला ऑप्शन है केवल 2 और 4 सही है। इसका सही जवाब दीजिए। एक बार फिर से पढ़ लीजिए ऑप्शन, एक बार ऑप्शन फिर से पढ़ लीजिए, एक बार फिर से ऑप्शन पढ़ लीजिए। चलिए वेरी गुड, आइए देखते हैं। इनफैक्ट शायद नहीं लगाना है, पूरा आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, बिल्कुल सही है।
इसका आकार अंग्रेजी के एस जैसा नहीं होता है, क्योंकि अंग्रेजी का एस कल बताया था अटलांटिक का होता है। किसका? अटलांटिक का होता है, तो ये गलत हो गया। विश्व के सर्वाधिक भूकंप इसके तटीय क्षेत्रों में आता है, बिल्कुल सही है। जिसे आप क्या बोलते हैं? जिसे आप बोलते हैं परिप्रशांत पेटी। क्या बोलते हैं? परिप्रशांत पेटी बोलते हैं। और यह 70 से 75% भूकंप इसके तटीय क्षेत्रों में आता है। इसका सबसे गहरा स्थान सुंडा गर्त बिल्कुल नहीं। ये जो सुंडा गर्त है ना डियर, ये सुंडा गर्त है आपका हिंद महासागर का। किसका है? हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है हिंद महासागर का। अगर हम बात करें यहां पर कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन है, तो इसका हो जाता है आपका, बताइए, मैरियाना ट्रेंच। क्या हो जाता है यहां पर? मैरियाना। क्या है? मैरियाना ट्रेंच हो जाता है, जो फिलीपींस के पास है। मैरियाना ट्रेंच इसका सबसे गहरा स्थान है। तो आपको सही कौन सा मिला? यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सर्वाधिक आते हैं, और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, एक, केवल 1 और 3। क्या? केवल 1 और 3। आइए देखते हैं, केवल 1 और 3 ऑप्शन में शायद नहीं है। ऑप्शन में शायद नहीं है। ठीक है, 1 और 3 ऑप्शन में नहीं है, तो केवल हम लोग इसको बना लेंगे 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी कर देंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसको सही कर देंगे। केवल होगा यहाँ पर आंसर केवल 1 और कौन हो जाएगा डियर? 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। राइट ना? चलिए, वेरी गुड। केवल 1 और 3, बिल्कुल प्रिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ऑनलाइन प्राइमरी लर्निंग ने भी सही आंसर दिया है। अभिषेक ने क्या शानदार आंसर दिया, सरोज ने दिया, अभिषेक ने दिया, सिया सिंह ने दिया, शुभम मिश्रा ने दिया, निकिता ने दिया, एज वेल एज वेरी गुड। चलिए, सब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है। इसका देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, या विश्व का, तो इसका सबसे बड़ा महासागर है, और ये अटलांटिक महासागर हो जाएगा। भूकंप 1 और 3। इसका सबसे गहरा स्थान सुंडा गर्त जो हिंद महासागर का है, लेकिन प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान मैरियाना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। ये प्रदीप्त वृत्त क्या है? आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, देख लीजिएगा। प्रदीप्त वृत्त क्या है? प्रदीप्त वृत्त क्या है? ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है डियर 2013 सीटेट में। 2013 सीटेट में आया हुआ है। इसको बड़े ध्यान से देखिए, पूछ सकता है, बहुत ही यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से अलग करता है, पृथ्वी पर विषुव की स्थिति है, या वृत्त जो ग्लोब को 2 भागों में बांट देता है, एक विशेष अक्षांश रेखा है। क्वेश्चन नंबर 11 का खटाखट, क्वेश्चन नंबर 11 का खटाखट। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 11 का खटाखट सही जवाब दीजिए। 11 का बहुत लोग बता रहे हैं ए, कुछ लोग बता रहे हैं सी। 11 का देखिए, आइए देखते हैं। जब भी आप बनाएंगे एक पृथ्वी, और पृथ्वी पर आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे यहाँ पर? 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स? 0 डिग्री देशांतर रेखा। आप जानते हैं कि सूर्य सबसे पहले चमकता है ईस्ट में। सूर्य चमकता है किधर? ईस्ट में, और ये वाला हिस्सा है वेस्ट। जैसे जैसे ये वाला हिस्सा क्या होता है, मूव होकर, रोटेट होकर आगे चलता आएगा, इधर होगा क्या बताइए? दिन। और इधर क्या रहेगी? पूरा रात। एक ऐसा हिस्सा आएगा, यहां तक दिन है, और इसके बाद रात हो जाएगी। तभी तो पूर्वी देशांतर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो दिन क्या होगा भैया? समय क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन पश्चिमी देशांतर में जब हम समय आते हैं तो समय क्या होता है? घटता है। इसीलिए एक ऐसी रेखा जो दिन और रात को बराबर करती है, ग्लोब पर एक ऐसी रेखा जो दिन और रात को बराबर करती है, उसे क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है प्रदीप्त वृत्त। ऑप्शन नंबर ए जिसने बताया बिल्कुल सही है। एक ऐसा वृत्त, पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसा वृत्त बन जाता है जो दिन और रात को अलग करता है, उसी को क्या कहा जाता है? प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। राइट ना? तो जिन लोगों के सही आंसर थे ए, उन लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए, आ गया है आपका सीटेट का जो है पेडागोजी का क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान का। कह रहा है सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता। नौ हियर देखना पड़ेगा। ये आपका जो क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को गलत कर दिया गया है, मिसप्रिंट है और टाइप नहीं है वाला क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान को, अच्छा, सामाजिक, चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन ये वाला गलत है, देख लीजिए। क्वेश्चन लिख लो 12वां जल्दी से।
सामाजिक विज्ञान के बच्चों को अधिगम कराना चाहिए, जिससे वह सामाजिक विज्ञान के बच्चों को अधिगम कराना चाहिए, जिससे वह अब आपका क्वेश्चन तैयार हो गया है 12वां, ऑप्शन नंबर ABCD अभी, ठीक है ना। अभी जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 मिसप्रिंट है, बिल्कुल अधूरा है, ठीक है। इसका आप सही जवाब देंगे सामाजिक विज्ञान के बच्चों को अधिगम कराना चाहिए, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान के बच्चों को अधिगम कराना चाहिए, ठीक है। कि बच्चों को, एक सेकंड, कि बच्चों को के साथ अधिगम कराना चाहिए। क्वेश्चन आ गया है सामाजिक विज्ञान के, अच्छा 12 कभी पहले ही बता दिए, पहले क्वेश्चन तो आ जाने दो। सामाजिक विज्ञान के बच्चों को डैश डैश के साथ अधिगम कराना चाहिए। पहला ऑप्शन है सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता, बच्चा दबाव नहीं झेलता है इसलिए पहले गलत हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, सामाजिक व्यवहारों की बचाव करने की योग्यता, ठीक है। अब देखिए सामाजिक विज्ञान जब बालक सीखेगा या समाज के सोसाइटी के बारे में सीखेगा तो आप जानते हो उसको फ्री, वो चाहे तो प्राथमिक स्तर पे हो, जूनियर पे हो या उच्च पे हो, बच्चे को सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ लोगों ने बिना क्वेश्चन के ही आंसर दे दिया, आप लोग को सल्यूट है मेरे भाई, बिना क्वेश्चन के आंसर आप दे देते हैं, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन आया नहीं कि आंसर दे दिया, ये देखिए फिर से एक बार आ गया आपका, इसको पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13, इसको पढ़िए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 प्रस्तावित करती है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे बालकों में पर्यावरणीय चिंता एवं इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा हो, प्राकृतिक संसाधनों के अधिक उपयोग की भावना का विकास हो, भारत की भौगोलिक विशेषताओं से आर्थिक विकास किया जा सके, या एक स्वच्छ वातावरण एवं समाज का विकास हो। चलिए इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा बच्चे स्मार्ट हो गए, मैं भूल गया था, ठीक है, आप लोग बहुत स्मार्ट है, वेरी गुड। चलो जल्दी से इसका खटाखट जवाब दो। एनसीएफ 2005 प्रस्तावित करती कि भूगोल पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए, जिससे वह, बहुत लोग दे रहे हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन इसको आप शेयर करते चलिएगा। 13 का कुछ लोग बता रहे हैं ए, कुछ लोग बता रहे हैं डी। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन को, देखते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए पर्यावरणीय चिंता, भूगोल क्यों पढ़ाया जाए, जिससे वह पर्यावरणीय चिंता एवं इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो है क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल होता है आलोचनात्मक चिंतन या आलोचनात्मक समझ का। इसका मतलब होता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। अब क्या सही है क्या गलत है, हर चीज का क्या क्रिटिकल होता है, उसको क्रिटिक करना चाहिए। आलोचनात्मक मतलब कि किसी का आलोचना का मतलब किसी व्यक्ति विशेष का आलोचना करना नहीं है। जब आप किसी बच्चे को पढ़ाएं तो उसको यह समझ में आ जाए उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो यहां पर पर्यावरणीय चिंताओं एवं इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा हो, इसलिए भूगोल पढ़ाया जाए, ठीक है। अभी ये सही लग रहा है, देखते हैं
प्राकृतिक संसाधनों के अधिक उपयोग की भावना का विकास हो, नहीं। अगर प्राकृतिक संसाधन का अधिक उपयोग होगा तो वो खत्म हो जाएगा, हमको खत्म नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। भारत की भौगोलिक विशेषताओं से आर्थिक विकास किया जा सकता है, किया जा सकता है। भारत के जो है भौगोलिक विस्तार उससे आर्थिक विकास संभव है, लेकिन यहाँ पर भूगोल का मतलब कुछ और बता रहा है। और एक चीज और यहाँ पर आया है, एक स्वच्छ वातावरण एवं समाज का विकास हो। भाई स्वच्छ वातावरण और समाज का विकास एक बालक तभी कर पाएगा जब उससे यह पता हो कि क्या सही है और क्या गलत है। नाउ बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यावरण के प्रति चिंता और उसके संरक्षण। ध्यान दीजिएगा, भूगोल पढ़ रहा है तो संरक्षण जहां पर आएगा पर्यावरण सबसे बेस्ट आंसर माना जाएगा, और उसको यह भी पता चल जाएगा कि उसको लिए क्या सही है क्या गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट ना। चलिए 13 का ए बहुत लोगों ने दिया है, वेरी गुड। सतीश ने दिया है 13 का ए। धीरज कुमार पांडे डी नहीं होगा डियर, ए होगा भाई, ए होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। इसको बड़े सही से एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर करिए भाई, और इसको ले जाइए 2000 के पार। चलिए वीडियो को शेयर करिए शानदार तरीके से, एक बार और संख्या बढ़ाएंगे और शेयर करेंगे। बिल्कुल अनन्या का सही है। आइए देखते हैं, निम्न में से असत्य कथन चुने। निम्न में से असत्य कथन चुने। आइए देखते हैं असत्य कथन क्या होगा इसका। असत्य कथन चुने कह रहा है कि क्या ताप विद्युत गृह और एक तरफ स्थान दिया है, क्या कैगा विद्युत केंद्र झारखंड में है, नरौरा विद्युत केंद्र क्या उत्तर प्रदेश में है, कुडनकुलम क्या जो है, व्हाट द हेल, अब तो यहां पर ये गलत हो गया। चलिए यहां पे कोई और लिख लीजिए। चलिए, और क्या तारापुर महाराष्ट्र में है, इसका सही जवाब दे देंगे। क्या कैगा झारखंड में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है, तारापुर, इनमें से क्या चुनना है आपको? असत्य कथन चुनना है। जल्दी से खटाखट जवाब देंगे डियर स्टूडेंट्स, असत्य कथन जल्दी से खटाखट, और वीडियो को शेयर करिए। जल्दी से इसका खटाखट सही जवाब देंगे भाई। बहुत लोग बता रहे हैं 14 का सी होगा, कुछ लोग बता रहे हैं ए होगा। अच्छा जी, आइए 14 का ए होगा, वेरी गुड। चलिए जो लोग 14 का ए बता रहे हैं इनमें से असत्य कथन बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कैगा विद्युत केंद्र यह कहाँ है भाई? कैगा विद्युत केंद्र ये आपका पड़ता है कहाँ पर? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में पड़ता है, जिसकी स्थापना कब होती है? सन 2000 ईस्वी में होती है। कर्नाटक में पड़ता है आपका कैगा विद्युत केंद्र, और नरौरा पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, कुडनकुलम पड़ता है आपका तमिलनाडु में, और तारापुर पड़ता है महाराष्ट्र में। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक साथ कई क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है ताप विद्युत गृह की। राइट ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? नील नदी बेसिन है, अमेजन नदी है, मिसिसिपी नदी बेसिन है, या फिर यांगसी नदी बेसिन है? क्वेश्चन नंबर 15 का खटाखट सही जवाब देंगे डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 का खटाखट सही जवाब देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब देंगे। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन का मतलब कि जो है उसकी घाटी किसका सबसे ज्यादा चौड़ाई में बेसिन बनी हुई है? क्या नील नदी? देखिए आपको मैं बता दूं कि ये जो नील नदी बेसिन है, नील नदी कहाँ की है? यह आपकी बहती है अफ्रीका। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर भाई? पूरा का देख लेना, अफ्रीका महाद्वीप में। अमेजन आपका कहाँ पर? तो यह आपका दक्षिणी अमेरिका। कहाँ? दक्षिणी अमेरिका। अगर हम बात करें मिसिसिपी की तो यह कहां पर है? आपका उत्तरी अमेरिका। कहां पर? एक सेकंड, उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी है, यह वहां की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी उत्तरी अमेरिका का। यांगसी नदी बोले तो यह आपका चीन में बहती है, बेसिकली चीन में, और यह कहां है? तो एशिया महाद्वीप में। ठीक है ना, एशिया महाद्वीप। कहां? एशिया महाद्वीप में बहती है। राइट ना। चलिए आइए चलते हैं, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन आपको बताना है। वेरी गुड। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेजन बेसिन। क्या? अमेजन बेसिन, जो कि अफ्रीका में, और इसी अमेजन बेसिन में क्या बनता है? अमेजन वन। ध्यान देना, आया हुआ क्वेश्चन है। अमेजन वन जो कैसा है? उष्णकटिबंधीय है। कैसा है? अमेजन वन कैसा है? उष्णकटिबंधीय है।
उष्णकटिबंधीय है और जिसे क्या कहा जाता है, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अब प्रश्न यह है, पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहा जाएगा? क्योंकि यहां से विश्व का क्या है, 21% ऑक्सीजन रिलीज होती है। विश्व की 21% ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमेजन। ठीक है ना? चलिए, अच्छा धीरज कुमार, अमेजन साउथ अफ्रीका में नहीं होगा, साउथ अमेरिका में होगा। ठीक है ना? दक्षिण अमेरिका में होगा। धीरज एक बार चेक कर लो भाई। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। यांगसी चीन में है। ओके, वेरी गुड। तो ये सारा क्वेश्चन आपको याद हो गया। अमेजन नदी को ही, अमेजन वन को ही क्या बोला जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा, क्योंकि यहां पर विश्व का 21% ऑक्सीजन रिलीज होती है। बहुत ही सघन और घने वन पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ये आ गया है, मलोका क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मलोका क्या है? मलोका क्या है? एक प्रकार का घर है, एक प्रकार की जनजाति है, एक प्रकार की फसल है, या वन्य जीव है? मलोका जल्दी से बताएंगे खटाखट। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे जल्दी से भाई, जल्दी से बताएंगे खटाखट। चलिए, मलोका क्या है? जल्दी से बताएंगे। चलिए, मलोका क्या है? यहां पर ऑप्शन आ रहा है ए बी सी। अच्छा, मलोका मक्का है? मक्का नहीं है मेरे भाई, फिर से। ठीक है, आइए, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा। ये देखते हैं मलोका क्या है। तो बहुत लोगों ने बताया है कि यह एक प्रकार की जनजाति है, और कुछ लोगों ने बताया है कि यह एक प्रकार का क्या है कि घर है। अगर हम लोग बात करें मलोका, और मलोका को अगर आपको देखना है तो आपको जाना कहां पर पड़ेगा? अमेजन बेसिन में, जहां पर अभी थे ना, अमेजन बेसिन। बेसिकली अगर देखा जाए तो अमेजन बेसिन में आपको जाना पड़ेगा। यहां पर एक प्रकार का घर बनाया जाता है और जिसे कहा जाता है मलोका। कोलंबिया के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्रकार का घर है। ठीक है ना? ब्राजील में आपको मिलता है ये जो मलोका है ना, ये आपको मिलता है कहां पर बताइए? ये आपको मिल जाएगा ब्राजील में, आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा कोलंबिया में, मिल जाएगा कहां पर? कोलंबिया में मिल जाएगा। और ऐसे घरों को क्या बोला जाता है? मलोका बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कह रहा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपको बताना है कौन सा है? रॉकीज है, आल्प्स है, या फिर ग्रेट जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होगा यहाँ पे, या फिर आपका एंडीज है। ठीक है ना? देखिए पूरा क्वेश्चन आप टाइप नहीं है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, आइए, विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? रॉकीज। देखिए अगर मैं रॉकीज की बात करूं तो यह आपका होता है उत्तरी अमेरिका में। कहां पर? उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। यह आपका अल्पस कहां पर पाया जाता है? यूरेशिया वाले क्षेत्र में पाया जाता है। बेसिकली यूरेशिया वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपकी पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, और यह आपका पाया जाता है कहां बताइए? दक्षिणी अमेरिका में। कहां डियर स्टूडेंट्स? दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन हो जाएगी? एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका में। आइए पर्वत श्रृंखलाओं की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, इसका क्रम पूछ लेता है। एंडीज सबसे बड़ी, उससे छोटी कौन हो जाएगी? इसको स्क्रीनशॉट ले लेना फिर से। रॉकीज, ठीक है, उससे छोटी कौन सी हो जाएगी? द ग्रेट हिमालय। कौन सा हो जाएगा? ग्रेट हिमालय। और उसके बाद फिर कौन आता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इन चारों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे ज्यादा, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, फिर रॉकीज है, फिर हिमालय है, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इसका सही जवाब हो जाएगा, वेरी गुड, एंडीज बिल्कुल दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में है। वेरी गुड। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? आइए, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखेंगे 18। कह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी
अपने अक्ष पर घूमती है, आपको बताना है कि कैसे घूमती है। उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। आपको बताना है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर, ये अर्थ है, पृथ्वी अपने एक्सिस पर किस दिशा से किस दिशा में रोटेट करती है। अगर आपको नहीं पता है तो जिस सूर्य किधर निकलता है, पूर्व में, डूबता किधर है, पश्चिम में, तो जिधर सूर्य की गति है पूर्व से पश्चिम, पृथ्वी को उसका जस्ट अपोजिट घुमा दो। सूर्य दिखता है पूर्व से पश्चिम चलता है तो पृथ्वी को घुमा दो पश्चिम से पूर्व। दैट मीन्स जो पश्चिमी जो है पृथ्वी रोटेट करती है वो W2E रोटेट करती है पश्चिम से पूर्व। इस तरीके से पृथ्वी रोटेट करती है पश्चिम से पूर्व। इसका सही जवाब देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रा हो जाएगा इसका सही जवाब। राइट था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे जल्दी से। सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्न में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से घट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में यह कौन सा तरीका समझने के लिए उपयुक्त है। मेन लाइन क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में खुले स्थान तेजी से घट रहे हैं। आप जानते हैं कि ग्रामीण में जो तालाब हुआ करते थे, मैदान हुआ करते थे, वहां पर घर बन गए, पार्क बन गए, जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग सबकी प्लाटिंग हो गई, वो खुले स्थान पूरे खत्म हो रहे हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा, कह रहा है कि विषय पर समूह चर्चा, बिल्कुल हो सकता है, आप सामूहिक चर्चा कर सकते हैं। कंप्यूटर की सहायता से प्रस्तुत करना, ठीक है, लेकिन कैसे करोगे, कैसे करोगे प्रस्तुत, जब आपको कोई लाकर कहीं से डाटा देगा, जब आपको कोई कहीं से लाकर डाटा देगा तभी तो प्रस्तुत करोगे आप कंप्यूटर में। और अगर आप पाठ्य पुस्तक के आधार पर, पाठ्य पुस्तक में जो लिखा हुआ है बहुत पहले की है, हो समय वर्तमान में वो खत्म हो गया हो, इसलिए ये हो नहीं सकता। सर्वेक्षण परियोजना के आधार पर बिल्कुल सही है। आप जब सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा, सर्वे करेंगे तो आपके विषय पर समूह चर्चा हो जाएगी। इससे अच्छा ऑप्शन मिल गया। कंप्यूटर में आप तब फीड करेंगे जब आप सर्वे करेंगे, और सर्वे करने के बाद आप उस डाटा को लाकर कंप्यूटर में फीड कर देंगे। दैट मींस सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि वर्तमान में जो खुले स्थान है वो खत्म हो रहे हैं, और वो आपको पता चलेगा कैसे, बताइए डियर, सर्वे करने के बाद। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सर्वेक्षण परियोजना। राइट। तो जिन लोगों ने डी बताया है वेरी गुड, उसका सही हो जाएगा आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा कि भूमि की एक सक्रिय पट्टी जो दो भूखंडों को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं। खाड़ी, द्वीप, जल संधि या फिर भूसंधि। जल्दी से खटाखट सही जवाब देंगे। खाड़ी। खाड़ी क्या होती है, खाड़ी दो होती है, ध्यान दीजिएगा। खाड़ी हिंदी में एक ही शब्द है, लेकिन इंग्लिश में इसके दो शब्द होते हैं, एक होता है बे और दूसरा होता है क्या, बताइए, गल्फ। क्या होता है, गल्फ। जो जल से सक्रिय हो, जो जल से सक्रिय स्थान हो, या फिर इसको आप कह ले जो जल से घिरा हुआ सकरा स्थान हो, जो जल से घिरा हुआ सकरा स्थान हो उसे बोलते हैं गल्फ। और जो चौड़ा हो, जैसे कि आप देख ले बंगाल की खाड़ी, क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी, जहां पर जो है ज्यादा जल हो ना, ज्यादा जल हो, और क्या है कि वह जल कैसा हो, खुला हुआ एरिया में फैला हो, जैसे बंगाल की खाड़ी। और अगर आप यहां देखेंगे गल्फ तो हो जाएगा किसको, मैक्सिको की खाड़ी। किसकी, मैक्सिको की खाड़ी इसका उदाहरण हो जाएगी। क्या, मैक्सिको की खाड़ी इसका उदाहरण हो जाएगा। द्वीप क्या होता है, एक ऐसा स्थलखंड जो चारों ओर सागर से घिरा होता है, उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, आप क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। आगे चलेंगे हम। जल संधि। जल संधि वह होती है जो दो भूखंडों को जल द्वारा जोड़े, जो जल द्वारा जोड़ती है उसको क्या बोला जाता है, जल संधि बोला जाता है। लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दो सक्रिय पट्टी को जो भूखंडों को जोड़ती है उसको क्या बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी, भूसंधि। इसका सही जवाब जिन लोगों ने डी दिया है उनका सही जवाब हो जाएगा डी, बिल्कुल। जल संधि नहीं होगा, भूसंधि होगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भाई, इसके बाद आपकी 5 बजे से जल्दी से लाइव रहिएगा आप लोग। 5 बजे से अरविंद सर की बहुत ही शानदार तरीके से इतिहास की क्लास चलने वाली है, ठीक है ना। आइए,
बैरोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है आपको बताना है। बैरोमीटर का प्रयोग समुद्र के स्तर मापने के लिए आप जानते हैं, इसके लिए तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसके? फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वर्षा मापने के लिए या फिर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर इसका सही जवाब देखें बैरोमीटर का किसके मापने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रा हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब। और जहां पर इसको होता है क्या बताइए, सम, क्या होता है, समवायु दाब। क्या? समवायु दाब जहां पर होता है उसको बोलते हैं क्या बताइए, आइसोबार। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या? आइसोबार उसको बोलते हैं जहां समवायु दाब बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखेंगे 22। एशिया और अफ्रीका अलग होते हैं, एशिया और अफ्रीका अलग होते हैं स्वेज नहर और काला सागर द्वारा, यूराल पर्वत लाल सागर द्वारा, भूमध्य सागर व फिर लाल सागर द्वारा, या फिर स्वेज नहर व लाल सागर द्वारा। अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहां पर बात करूं आपको तो देख लीजिए, एक सेकंड, ये इस तरीके से हो गया और आप इधर जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखो ये आपका हो गया, क्या बताइए, ये आपका हो गया पूरा, एक सेकंड भाई, ये आपका हो गया क्या, एशिया, ये आपका हो गया एशिया, और ये आपका हो गया क्या बताइए, यूरोप। ध्यान देना किसको अलग कर रहा है, एशिया और अफ्रीका को। ये आपका हो गया क्या बताइए, अफ्रीका। क्या? अफ्रीका। यहां से आती है, यहां से जब आप आएंगे तो ये वाला इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, लाल सागर। क्या? लाल सागर हो जाएगा, और इतना हिस्सा ये हो जाएगा स्वेज नहर। क्या? स्वेज नहर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्वेज नहर और लाल सागर। आगे जाएंगे अगर हम लोग तो यूरोप को एशिया से अलग करता है कौन सा बताइए, यहां पर यूराल पर्वत है। क्या? यूराल पर्वत, उसके साथ साथ कैस्पियन सागर। क्या? कैस्पियन सागर, कैस्पियन। यूरोप को एशिया से अलग करेगा यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर, एशिया को अफ्रीका से अलग करेगा यहां पर स्वेज नहर और क्या बताइए, लाल सागर। फिर अफ्रीका को यूरोप से अलग करेगा भूमध्य सागर, जो है यूरोप को और अफ्रीका से अलग करेगा भूमध्य सागर। ये 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, एक साथ आने वाले हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। चलिए भाई, चलिए, निम्न में से असत्य कथन चुनना है। स्थानांतरित किसी, क्या कह रहा है कि रोका में रोका क्या ब्राजील में कहते हैं, स्थानांतरित किसी को चेन्ना क्या श्रीलंका में कहते हैं, लदांग क्या थाईलैंड में कहते हैं, या फिर आप बताइए पोडू क्या आंध्र प्रदेश में करते हैं, पोडू क्या आंध्र प्रदेश में करते हैं। जल्दी से इसका सही जवाब देंगे खटाखट, जल्दी से इसका सही जवाब देंगे डियर स्टूडेंट्स खटाखट। चलिए, इसका सही जवाब देंगे। आइए देखिए, स्थानांतरित कृषि की अगर हम बात करें तो इसको भारत में तो आप जानते हैं क्या, पूर्वोत्तर में झूम कृषि बोलते हैं ना, झूम कृषि बोलते हैं, लेकिन इसको पोडू बोलते हैं कहाँ, आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है। रोका बोलते हैं ब्राजील में, बिल्कुल सही है। चेन्ना बोलते हैं श्रीलंका, बिल्कुल सही है। असत्य आपको बताना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो लदांग होता है, लदांग ये बोलते हैं कहां पर आप बताइए, जावा में। क्या बोलते हैं, जावा और इंडोनेशिया। जावा और इंडोनेशिया में स्थानांतरित किसी को बोलते हैं लदांग, लेकिन थाईलैंड में बोलते हैं क्या बताइए, तमराई। क्या बोलते हैं, थाईलैंड में बोलते हैं तमराई। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, गलत चुनना था, लदांग थाईलैंड दिया था लेकिन थाईलैंड में बोलते हैं तमराई। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से काला सोना किसे कहा जाता है, काला सोना किसे कहा जाता है। क्या काला सोना आपको बताना है, क्या इस्पात को, सोना को, पेट्रोलियम को, या फिर क्वेश्चन को। जल्दी से इसका सही जवाब देंगे भाई। चलिए खटाखट जल्दी से सही जवाब देंगे डियर स्टूडेंट्स। काला सोना, ब्लैक गोल्ड जो कहा जाता है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, डी। किसको कहा जाएगा, कोयला को। किसको कहा जाएगा, कोयला को कहा जाएगा, राइट ना। चलिए, वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। तो ये रही आज की जो है मेरी ज्योग्राफी की सीटेट की क्लास रही, जो है आपका 6 to 8 जूनियर के लिए था, कुछ प्राइमरी के लिए भी इसमें क्वेश्चन मैंने शामिल किया था। तो एक बार जरूर बताएंगे डियर स्टूडेंट्स कि आज की ज्योग्राफी सीटेट आपका एसएसटी की क्लास कैसा लगा। एसएसटी में मैंने आपको आज लेकर पढ़ाया था, प्रैक्टिस कराया था ज्योग्राफी के क्वेश्चन। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बताएंगे यह क्लास आपको